नशे से संबंधित नशा एक ऐसी लत है जो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को या जो भी इस लत में पड़ता है उसे एक अंधेरी गली में ले जाता है और कहीं ना कहीं ये उस व्यक्ति को ही नहीं उसके परिवार और समाज को भी बर्बाद या नाश की कगार पर लाने की एक तरह से एक चलन होता है, उस तरफ का मार्ग होता है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से नशे की रोकथाम और उसको लेकर हमारे देश में किस तरह के कानून मौजूद हैं उस विषय पर। मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं सुनील वात्स्यायन साहब, पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, सर आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं आमोद कंठ साहब, पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं और आपको इस विभाग में जो नशे से संबंधित नारकोटिक उसमें उसका अच्छा खासा तजुर्बा है, तो आपसे भी बात जानेंगे कि जो प्रैक्टिकल है वो किस तरह से इस विषय से संबंधित है। और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप राय जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर आपका भी स्वागत है। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदीप जी, कार्यक्रम की चर्चा मैं आपसे ही करना चाहूंगा। हमारे देश में नशे से की रोकथाम के लिए या उसके इसे रोक लगे, समाज इससे बचे, इसके लिए किस तरह के कानून मौजूद हैं? देखिए, कानून तो बहुत सारे हैं। सबसे जरूरी सवाल है उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित। लेकिन अगर हम जानना चाहें कानून के नजरिए से, दर्शकों की जब भूमिका के नजरिए से, तो भूमिका ये देखिए, सबसे पहले 1857 में आया था अफीम एक्ट और उसके बाद से बार बार लगातार उसमें परिवर्तन आता रहा। 1930 में ड्रग एक्ट आ गया जिसमें कि जितने भी ये सारे ऐसी दवाएं थी या ऐसा कोई प्रतिबंधित सामग्री थी, अफीम, गांजा, हशीश, इस सब के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन उस प्रतिबंध के बावजूद आज भी आप तो उस इलाके के हैं, आप देखिए पूर्वांचल, बिहार का एक हिस्सा, पूरा आजकल जो पंजाब का हिस्सा है वो पूरा का पूरा पंजाब नशे में है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको अनुपालन नहीं करें। अनुपालन जब तक आप सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक इसका सारे प्रावधान मौजूद हैं। उन प्रावधानों की मौजूदगी के बावजूद जब तक आप उस पर उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इसका मामला बनने वाला नहीं। जो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, इसके विषय में कुछ बताएं। जी, जो ये 2011 में जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, जसवंत सिन्हा जी उसके चेयरमैन थे, जेपीसी बनी, उसके बाद इसको बार बार विचार करने के बाद नई गवर्नमेंट आई, 2014 में जाके इसको लागू किया गया है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, 1985 से लागू है? नहीं, 85 से लागू है, मगर अमेंडमेंट होते रहे इसमें। 2001 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद 2011 में जेपीसी बनी, 2014 से लागू किया गया जो नया अमेंडमेंट के साथ है। इसमें इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, एक तो स्मॉल एक्टिविटी कर दिया, एक कमर्शियल एक्टिविटी कर दिया। अगर कोई छोटा नशा धारक है, छोटा मोटा नशा करता है, तो उसके ऊपर सजा लगाते हैं आप 6 महीने से 1 साल की। कोई अगर बड़ा व्यापार करता है या कोई 1 किलो से ऊपर की मात्रा हो, हर एक ड्रग का अलग अलग है। जैसे गांजा है तो वो 20 किलो तक है या 10 किलो तक है, मिनिमम क्वांटिटी उसकी 1 किलो है, तो आपको उस हिसाब से सजा के प्रावधान किए गए। और अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, दोबारा आपने कोई ऑफेंड किया, तो आपको सजा उसमें दूनी हो जाती है। और उसमें फिर इस तरह से माफी का भी प्रोविजन है, गिरफ्तारी। लेकिन हर कुछ जेल से संभव नहीं है, हर कुछ सजा से संभव नहीं है। जब तक आप इस विषय पे आगे हम बात करेंगे कि जैसे कि प्रदीप जी ने बताया, कानून जो है एनडीपीएस एक्ट वो मौजूद है हमारे देश में इस नशे की रोकथाम के लिए या इसके खिलाफ जो कदम कानूनी तरीके से उठे उसके लिए। अब जो हम अपने दूसरे विशेषज्ञों के पास भी जाएंगे कि किस तरह से ये कानून काम करता है या किस तरह की जरूरतें हैं। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था कि हम न केवल विशेषज्ञों से ही चर्चा करते हैं बल्कि आपको भी कार्यक्रम से जोड़ने की हमारी कोशिश होती है। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800115314 पर या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं। दिल्ली का कोड 011 लगाकर 23035420 पर हमें फोन करें। आपके सवालों, आपके राय का इंतजार रहेगा। आमोद कंठ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कहना कुछ ऐसा है कि कानून की बात जहां तक है, क्योंकि मेरा तजुर्बा दोनों ढंग से है, मतलब एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे बहुत गहराई से इस विषय को मैंने देखा। प्रयास के माध्यम से हजारों बच्चे हमारे साथ रहते हैं देश के अलग अलग कोने से, बहुत बड़ी संख्या में, अभी बहुत बड़ी संख्या में छोटे बच्चे, क्योंकि हमारे कोई 45 होम्स चलते हैं प्रयास के और बहुत सारे बच्चे हैं। उनमें 25-30% कम से कम, मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं, जो बच्चे जो आजकल जो ऐसे ड्रग्स जो कवर्ड नहीं है एनडीपीएस एक्ट में उसके शिकार हैं, और जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, इस ढंग की चीज़ आपको पता होगा इसके बारे में। ये बहुत बड़ी समस्या आज हो गई है जिसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं। रही बात जो हार्ड ड्रग्स हैं, तो इसके बारे में मुझे याद है कि 1985-1990 में दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर पुलिस था, और वही समय था जबकि ड्रग्स अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा था और भारतवर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। और 1985 में ये कानून बना 30 साल पहले, और 1985 में ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी बना। और मुझे याद है कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, और हम लोगों ने, मैं एक फिगर आपको दे रहा हूँ कि 1986 से 1988 तक के पीरियड में 5,834 मतलब
आप समझिए कितनी बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार हुए एनडीपीएस एक्ट के अंदर। और इनमें मुझे मौका मिला, चूंकि मैं 5 साल दिल्ली का डीसीपी क्राइम रहा और उसमें मौका मिला इसको स्टडी करने का, ये सारे फिनोमेना को मैंने एक रिसर्च के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया। और ये पता लगा कि जो लोग सबसे बड़ी संख्या में शामिल होते हैं उनकी उम्र मुश्किल से 18 साल से लेकर 35 साल के बीच की थी। गरीब तबके के लोग, सड़क के आदमी, बहुत आम आदमी इसके शिकार भी होते हैं और ड्रग्स के पेडलिंग में, ट्रैफिकिंग में, इसके कंजम्पशन में, सभी में शामिल होते हैं। तो ये जो कानून जिसकी चर्चा प्रदीप भी कर रहे थे, ये कानून बहुत ही सख्त कानून है, बहुत सख्त कानून है। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि इलाज था। और अगर थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से मैं देखूं तो आपको पता है कि ये जो हमारा भारतवर्ष की जो पोजीशन है इस ग्लोबल मैप पे, ये गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट, जो दुनिया के 3 सबसे बड़े लोकेशंस हैं ड्रग्स के मामले में, एक सिल्वर क्रिसेंट भी, सिल्वर कहते हैं, सिल्वर क्रिसेंट जो है ना, वो भी एक है आपको, जो कि लैटिन अमेरिका में है, पेरू, चाइल, बोलीविया वगैरह के एरिया में, कोलंबिया। और यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास, दूसरी तरफ नेपाल और बर्मा के पास भारतवर्ष में। तो भारतवर्ष का ड्रग्स में एकदम सन जाना, बुरी तरह इसमें आ जाना एक बहुत नेचुरल बात है, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पहुंचे हैं जिसके वजह से कि भारतवर्ष में ये एक सप्लायर, कंज्यूमर, ट्रांजिट सभी कुछ है। तो भी हम लोगों ने ड्रग्स को कंट्रोल किया है। मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हरदम रहता हूं हर बात में। इस मामले मेरा ये कहना है कि 1985 से 30 वर्ष की कहानी अगर हम लें तो शायद भारतवर्ष ने ड्रग्स के मामले में बेहतर काम किया है बनिस्बत और जगहों के जहां ये समस्या थी। और कानून सख्त तो है ही हमारा। चलिए, आपसे आगे मैं जानूंगा कि किस तरह से आप इसे संतोषजनक मान रहे हैं। सुनील वात्स्यायन साहब, प्रधानमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले मन की बात में कार्यक्रम में इस विषय को छुआ था और उन्होंने कहा था कि जो नजरिया है हमारा, जो इसके लत है ड्रग्स के या नशे के लत में पड़ गए युवाओं को लेकर, उसे बदलना होगा। उन्हें हिकारत की नज़र की वजह से उन्हें प्यार से समझाने बुझाने की एक विधि को अपनाना होगा। अब जैसे आमोद साहब ने कहा कि इसमें एक वो वर्ग है, अभिजात्य वर्ग, जो रेप पार्टी वगैरह करता है और वो बड़ा ही एक सम्मानजनक स्थिति में कहिए, उसको इतनी हिकारत की नज़र से नहीं देखा जाता। एक हम रोड किनारे कहीं भी हम देख रहे हैं तो फटे हाल में एक युवक होता है, बच्चे हैं जो रुमाल में साइकिल की कोई इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को नाक में सूंघ रहे हैं, या फिर डेंट पेंट के सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, या और भी को लेके हैं। उनके प्रति जो नज़रिया होता है बड़ा हिकारत का शायद। तो क्या आपको लगता है, आप पुनर्वास विशेषज्ञ हैं, किस तरह से आप इस समस्या को देखते हैं? देखिए, जो वर्ल्ड वाइड जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो तकरीबन 2 मेन है। तीसरी जो है हार्म रिडक्शन की है। पहली है डिमांड रिडक्शन की, कि ड्रग को कम, उसकी डिमांड को कम करा जाए, और दूसरा है सप्लाई रिडक्शन। तो आपने जो एनडीपीएस एक्ट का जो रेफरेंस दिया है वो खासतौर से सप्लाई रिडक्शन की बात आती है, मगर उसमें कुछ प्रोविजन डिमांड रिडक्शन के भी हैं, क्योंकि पुलिस का रोल या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का कहीं ना कहीं रोल कुछ देखा गया कि वहां भी उनका बनता है, क्योंकि जहां जो सप्लायर है वो खुद भी यूजर हो सकता है, खासतौर से जो पैटी यूजर है। तो वहां पर मतलब जो चीज को बेचता है, जो बेचता है, और डिमांड मतलब जो उसका सेवन करता है, जो सेवन कर रहा है। तो क्योंकि डिमांड है, से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये मानना जरूरी है कि डिमांड है कहीं, तभी ये सप्लाई हो पा रही है या उसकी डिमांड मतलब बढ़ रही है। बाजार भी तो है, ये बाजार है। तो वो दोनों ही तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे को हैंडल, एक बैलेंस पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। तो वो जो अप्रोच है, और एक तीसरी है हार्म रिडक्शन की, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ रहा है तो क्या हम उसको ऐसी स्थिति में छोड़ दें, तो क्या हम उसको फिर भी रीच आउट कर सकते हैं। ये 3 बात है। अगर हम इसमें देखें तो ये एक्सक्लूसिव, अगर आप देखेंगे कि भाई केवल ओपिएट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई खास ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इंडिया में थोड़ा सा ट्रेंड इसमें चेंज है। एक्सक्लूसिव क्योंकि पैसा नहीं है इनके पास, सबके पास, और जिसके पास होता भी है तो वो फटे हाल में कुछ दिन बाद हो जाता है, और तकरीबन 2 से 3 साल तो मतलब 5 साल लग जाते हैं किसी भी व्यक्ति को डी एडिक्शन सेंटर पहुंचने। ये नेशनल हाउस होल्ड सर्वे हुआ था ये यूएनओडीसी का और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, तो उसमें देखा गया कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा गैप है। तो यानी कि आपने एक तो वो लोग जो कि इलाज में पहुंच गए, एक वो जिसका सप्लाई साइड में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था, तो वो कहीं जेल में या फिर कहीं ना कहीं जुडिशरी के प्रोसेस में आ गया। मगर वो जो पूरा परिवार जो उसके अंदर वहां पर खराब हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि वो स्थिति कहीं ना कहीं बच जाती है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसी है वो पेशेंट सेंट्रिक है, यानी कि वो व्यक्ति सेंट्रिक है,
फैमिली छूट जाती है उसके अंदर, जो विक्टिम बन जाती है, विक्टिम जो सबसे बड़ा विक्टिम बनता है उसकी फैमिली। आप कह रहे हैं कि जो है उनको पुनर्वास केंद्र तक पहुंचने में 2-2.5 साल का समय लग जाता है, 5 साल लग जाते हैं, 5 साल ज्यादा लग जाते हैं। तो क्या आप इसके पीछे कारण क्या देखते हैं? क्या जो हमारी जो सामाजिक मान्यता है, हम बचते हैं कि वहां भेजेंगे तो बदनामी होगी परिवार की, या फिर उसको लेकर के हम घर में रख लें, हम घर में सुधार ले, इस तरह की प्रवृत्ति होती है? पहली चीज तो ये कि मैं केवल ड्रग एडिक्शन, अगर क्योंकि हम ये मानते हैं कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी आदत है जो बाद में बीमारी बन जाती है। वो शुरुआत तो आदत से होती है, मगर धीरे धीरे वो बीमारी का रूप ले लेती है, यानी कि तब तक वो वेट करते हैं। दूसरा ये भी आता है कि अक्सर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने को पेशेंट की जो नई आइडेंटिटी है कि मैं पेशेंट हूं, ये कहलाना नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि केवल इसी के लिए छोड़ दीजिए, आप डायबिटिक का अगर पेशेंट है तो उसको अगर आप ये समझाने लगेंगे तो समझाने में शायद 1 साल निकल जाएगा कि वो पेशेंट है। बिल्कुल। तो वो जो स्थिति है उसके लिए हमारे को ये काम करना, और स्टिग्मा बहुत जरूरी है, वो हम बात करेंगे। एक दूसरे तरह का नजरिया जो है इस मामले को अगर हमें निपटना है तो उसको अपनाना पड़ेगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अजय कुमार बिहार से हैं। अजय जी स्वागत है, पूछे अपना सवाल। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह, खलड़िया, बिहार। जी बोले। अभी आप तो सामयिक विषयों पर बड़ा अच्छा लीगल कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी हाल ही में अपने देश में शराब से मौत हुई है। ऐसे में एक विशेषज्ञ ने कहा कि 1985 से पिछले 30 वर्षों में इस क्षेत्र में हमने प्रगति की है अन्य देशों के बनिस्पत। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि मैं बिहार के उस क्षेत्र से आता हूं जो कि नेपाल से सटे अररिया जिले है, तथा तमाम बिहार में मैंने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकारों ने शराब से संबंधित दुकानें जो है गली मोहल्ले तक खुलवा दी हैं। क्या यह सरकार की दोहरी नीति नहीं है कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि नशीले पदार्थों की बिक्री बंद हो और दूसरी तरफ ज्यादातर दुकान खुलवाने का प्रयास किया जाता है? क्या यह सही है? चलिए अजय जी, आपका सवाल समझ गए हैं, और आमोद कंठ साहब का ही रेफरेंस आपने दिया तो उन्हीं के पास पहुंचते हैं। नहीं, ये अजय जो बात कह रहे हैं बहुत बहुत सही बात है। जो आपके भी स्टैटिस्टिक्स हैं जो भारतवर्ष में है, एक तो पहली चीज़ है कि जो सबसे गणना जब हुई थी कि कितने ड्रग एडिक्ट्स हैं, किस ढंग के ड्रग एडिक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ 13-14 साल पहले हुई थी राष्ट्रीय स्तर पे, उसके बाद कोई नहीं हुआ। 2001 की बता रहे हैं कि 7 करोड़ से ऊपर। हाँ, जो जब हुई थी वही 7 करोड़ की बात मैं भी कह रहा हूँ। तो 7 करोड़ से ऊपर लोगों में 6 करोड़ लोग ऐसे थे उसमें जो कि उस बात के शिकार थे जिसकी चर्चा हमारे मित्र अजय जी कर रहे हैं। 6 करोड़ शराब के एडिक्ट थे। और उसमें यह सही है कि अल्कोहल को लोग, सबसे बड़ी गलती है कि अल्कोहल को ड्रग नहीं मानते। अल्कोहल ड्रग है, एक्सपर्ट सुनील है इस क्षेत्र के, इट्स बाजाबता ड्रग है और एक डिप्रेसेंट है। सबसे बुरी बात है कि हम लोग अल्कोहल को स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका केमिकल फीचर जो है वो डिप्रेसेंट है, वो डिप्रेस करता है। पता नहीं, ये बात लोग नहीं जानते हैं आमतौर पे। दूसरी बात है कि अल्कोहल में भी 17-18% लोग होते हैं जो कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन 80-90% चूंकि 80-85% डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लिहाजा जो कहानी आप कह रहे हैं, गरीब तबके में, साधारण तबके में, जिनके जीवन में और बहुत सारी रुचियां नहीं होती हैं, मनोरंजन नहीं होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, डिपेंडेंस की पोजीशन ज्यादा। बिल्कुल, मैं अमोद जी आपके पास आऊंगा और प्रदीप जी से भी इस विषय में राय जानूंगा। अभी ब्रेक का समय हुआ, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जैसे अभी हमारे पहले कॉलर का सवाल भी आया, और कि ड्रग्स के अलावा भी जो नशे किए हैं, और जब हम शराब या अल्कोहल की बात करते हैं, जो शहर और गाँव, जो सीमांत इलाके, उसमें काफी फर्क होता है। देसी या अन्य तरह की भी चीजें उपलब्ध होती हैं जिसमें स्वास्थ्य तो होता ही है, परिवार की बर्बादी भी उसी तरह जैसे हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं। तो इन बिंदुओं पर आगे चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं नशे की लत के बारे में, उसकी रोकथाम किस तरह से हो और किस तरह के कानून हमारे देश में इसको लेकर मौजूद हैं। प्रदीप राय जी, जो सवाल हमारे दर्शक का भी आया था अजय जी का बिहार से, उन्होंने ड्रग्स के साथ में शराब को जोड़ा और कहा कि पूरे प्रांत में जिस तरह से उसको एक तरह से सरकारी मान्यता भी प्राप्त है तभी वो ठेके खुलते हैं, उसके पश्चात एक तरह का प्रचलन और भी है, देसी शराब हो सकती है या फिर और भी तरह की चीजें उपलब्ध हैं। ये सब चीजें हो रही हैं और नेक डाई से सब कुछ समाज के सामने ही हो रहा है, सबको पता है। तो किस कानून कहाँ रुक जाता है फिर? देखिए, ये तो स्टेट की तरफ से ही जो एक्साइज की बोली होती है शराब की दुकानों की, ये राज्य की सरकार की तरफ से ही होती है। पहले जिले जिले पे हुआ करती थी, ब्लॉक पे हुआ करती थी, अब तो राज्यों को एक मुफ्त एक आमदनी का एक जरिया है, वो एक ही साथ एक सिंडिकेट को दे देते हैं पूरा का पूरा स्टेट। जैसे अब जो जितने भी आप नाम लीजिए, आजकल कई बड़े उद्योगपति निकल के आए जिनको आप शराब कारोबारी कहते हैं। तो ये शराब का जो कारोबार है वो एक तरफ है, दूसरा क्या है कि अवैध शराब का कारोबार है, उसको पकड़वाते हैं। जो वैध शराब के कारोबार करने वाले हैं ये उनके पीछे ये पड़ते हैं।
और उसमें भी तरह तरह के नशे के और मीडिया में कि शराब के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, कोई महुआ से बना रहा है, कोई किसी चीज से बना रहा है, कोई उसके अंदर यूरिया मिला रहा है। तो वो अपने शरीर की चिंता नहीं है, लेकिन कैसे नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ा जाए। और कानून में जब तक आप रिफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप जागरूकता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, केवल सजा के तौर पर, देखिए सजा से हर चीज का इलाज नहीं है। जब तक आप उसको रिफॉर्म की तरफ नहीं ले जाएंगे, जब तक आप उनको जागरूक नहीं करेंगे, आपके परिवार खराब हो रहा है, आपके सामाजिक दबाव नहीं बनाएंगे उनके ऊपर। बहुत से लोग सुधरे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मैं पिछले साल मैं यूएस के सब जगह दौरे पे था, तो करीब 7 जगह पे मैं गया, 7 राज्यों में, और वहां पे जितने ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर थे, वहां पे ये रिपोर्ट आई कि जितने लोग यहां से ठीक होकर के जाते हैं, वापस उसमें से 90% लोग वापस चले आते हैं। तो केवल उतने से काम नहीं बनता है। आपको पकड़ के किसी को बंद कर दें, इससे काम नहीं चलता है। आपको ज्यादा ध्यान पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। आप देखिए अभी आप पढ़ी लिखी जो अधिवक्ता हैं बॉम्बे में, अपने रिलायंस के लिए हम लोग की सहयोगी हैं, उनके साथ ये हो गया, क्योंकि अब उन्होंने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन नशे की हालत में हो जाता है। तो कई बार आप जानबूझ के ये समझे बिना, ये तो एक पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, जो गांव में नासमझ लोग हैं, जिनके पास कुछ रोजगार के साधन नहीं है, जिनके पास काम करने की सुविधा नहीं है, जिनके पास शायद 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, ऐसे लोग इस काम में पड़ गए, ऐसे लोग इस नशे की आदत में पड़ गए। तो केवल सजा से आप नहीं रोक सकते, सजा से नहीं रोक सकते, लेकिन उसके भी विकल्प होने चाहिए। कानून है तो अब हमें इस और भी सोचना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी आ रहा है, जो संभ्रांत लोग हैं वो अगर इस तरह की हरकत करते हैं, गाँव में कोई गरीब है, शिक्षित है, वंचित है, अगर वो इस तरह की चीजों आता है तो सामाजिक बहिष्कृत होता है, उसके बारे में अच्छे शब्द नहीं बोले जाते। लेकिन जिस तरह के एग्जांपल अभी प्रदीप जी ने बताया, हम आए दिन सुनते हैं, कोई मॉडल या कोई सेलिब्रिटी होते हैं, वो नशे की हालत में गाड़ी लेके निकलते हैं और उनके शिकार कोई भी रोड पे सोता हुआ एक गरीब आदमी हो जाता है। तो इस तरह की सामाजिक विकृति को कैसे दूर किया जाए? अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं कामेश दिल्ली से। कामेश, पूछे अपना सवाल। सर मेरा सवाल आमोद कंठ जी से है जी, और वो पुलिस विभाग से हैं जी। जी, तो मैं यहीं पे रहता हूँ मुकंदपुर में सर। तो यहाँ पे कॉलोनी में जी ये दारू बेचते हैं जो सांसी लोग, तो ये बंद नहीं हो पाती। हमने पूरी कोशिश करी है, एप्लीकेशन वगैरह भी दी हैं, तो लेकिन वे कहते हैं कि हमारा तो हफ्ता जाता है पुलिस में। तो ऐसी कई जगह हैं, सिर्फ एक जगह नहीं है, हमारी कॉलोनी में कई जगह हैं। और जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे भी सब खुलेआम होता है, तो इन्हें तो सब पता है, तो ऊपर तक जाता है तो वो कहते बंद नहीं होती। वो भी तो बंद होना चाहिए सर। चलिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? कामेश जी, आमोद जी अभी तो पुलिस से रिटायर्ड है, लेकिन हाँ आपकी सलाह वो दे सकते हैं, क्योंकि वो एक अभी एनजीओ भी चलाते हैं और पहले विभाग का एक अच्छा खासा तजुर्बा है। तो आपको मेरी उम्मीद है कि आप अच्छी सलाह देंगे उनको। क्या करें वो? नहीं, आप ये बात तो सही है। देखिए, बात ये सही है, और ये अलग बात है कि मैं बहुत साल पहले पुलिस से बाहर आ गया और मैं लेकिन फिर भी अगर काम में लग गया नहीं, लेकिन तजुर्बा भी है और लोगों से मुलाकात भी होती है। सभी हमारे सहकर्मी रह चुके हैं, मेरे जूनियर रह चुके हैं, चाहे वो कमिश्नर पुलिस हो, चाहे जो भी हो, सब मेरे साथ काम कर चुके हैं और मुझे मौका मिलता है इनसे बातचीत करने का। और ये सही है कि कुछ जो मैंने जब इनसे बात किया और जानने की कोशिश की कि इन समस्याओं का समाधान क्या है। देखिए, हार्ड कोर जो हार्ड ड्रग्स हैं, मेनली जैसे कोकेन हुआ, या फिर आपको हेरोइन रिलेटेड, ओपियम रिलेटेड ड्रग्स हैं, या आपको फिर कैनबिस में भी जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी, अब तक तो सुनील प्रोहिबिटेड है, अब तक प्रोहिबिटेड है, अब वो लीगलाइज करने की बात है तो महा चौपट बात है, उसको तो मोदी साहब रोके तो ज़्यादा अच्छा। लीगलाइज करने की बात होनी ही नहीं चाहिए। उसमें समस्या जितनी है उससे कहीं ज़्यादा समस्या सॉफ्टवेयर ड्रग्स में हो रही है। सॉफ्टवेयर ड्रग जिसकी चर्चा आप भी कर रहे हैं, चाहे वो शराब है, पहला सवाल भी शराब पे आ गया। दूसरा, मैं खुद चर्चा कर रहा था कि वो सारे ड्रग्स जो कि बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो कर रहे हैं, जिसकी समस्या है, वहाँ पुलिस का ये कहना है। मैंने जो कमिश्नर पुलिस है, मैंने बात भी किया था इसके बारे में, एक बार कहा था कि भाई क्या इलाज है, तो ये लोगों ने कहा कि भाई प्रोहिबिटेड ड्रग्स नहीं है, उनको हम कैसे रोकें, पुलिस को दिक्कत थोड़ी सी है। तो ये जो रिफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन इसमें कुछ ड्रग्स लेकिन सर, मैं जो एक चीज जानता है, कॉलर हमारे साथ जुड़ने से पहले मैं छोटा सा आमोद जी से पूछ लूं, अगर कोई अवैध तरीके से शराब बेच रहा है और वो, चलिए ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उन्हें इस तरह से धमकी दी जाती है, कहा जाता है कि पुलिस को हम तो हमारा हफ्ता जाता है, और ये एक इसे हम चाहे ऑफिशियल दर्जे में ना माने, लेकिन जो दूसरे तरीके से ये चीज होती है तो हमें मालूम है। तो ऐसे में एक आम नागरिक के होते हुए जो अवैध तरीके से वो किस तरह से आगे, जो अगर वो अवैध चल रहा है तो किस तरह से वो आगे बढ़े शिकायत को लेकर? मैं समझता हूँ कि इन लोगों को, मतलब पुलिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि आप अगर थाने में इन्फॉर्म करते हैं तो एक टाइम लैग होता है, समय की बात होती है। 100 नंबर पे खबर करना मैं समझता हूं सबसे जायज है, और उसको फॉलो अप करने की जरूरत है। दो बातें हैं,
एक तो 100 नंबर पे आप कॉल कीजिए, पहला काम ये कीजिए। दूसरा काम आप ये कीजिए कि सभी सीनियर ऑफिसर्स के नंबर आपके पास होते हैं, आप चिट्ठी भी भेज दें, मेल भी भेज दें। इंटरनेट का जमाना है, हाँ, इंटरनेट जमाना है, आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत कठिन हो जाएगा लोकल पुलिस के लिए इसको नहीं काम। चलिए, मैं इस विषय पर आगे रखूंगा। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राजेश कुमार हैं दिल्ली से। राजेश जी, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल सर। सर मैं एक जानकारी चाहता हूँ सर। राजेश जी, अपना टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें और अपनी बात को जारी रखें। सर मैं ये कहता हूँ जैसे कि हर चीज में लिखा होता है जो नशे के पदार्थ होते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है जी, और फिर भी हमारी इतनी जनता जो है इतनी बेवकूफ है, फिर भी उसका यूज करते करते आखिरकार अपनी लाइफ जो है वो डैमेज कर देते हैं। पर सरकार जो है पिछले दिन कुछ दिन ये मतलब गुटखा तम्बाकू ये वगैरह बंद की थी 2-3 महीने, अब उसमें फिर वो दोबारा से चालू कर दिया। ये क्या हुआ है? इससे तो कुछ नहीं हुआ ना। दिल्ली को एकदम कहते हैं कि हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली, साफ दिल्ली, इसमें तो बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा बिकता है। तो हम तो ये लगता है कि दिल्ली से जगह नहीं है। चलिए, आपकी बात को समझ गए। सुनील जी, जैसे उनकी बात का कहना भी है, एक आजकल टेलीविजन पे सरकार की तरफ से, शायद मंत्रालय की तरफ से भी एक विज्ञापन भी चल रहा है, हम चले नशे का सामान जुटाने। तो दूसरा आदमी परिहास में कहता भी है कि कौन पागल ही होगा जो अपने मौत का सामान लेके चलेगा। तो अगर जो नशा आप कर रहे हो ये भी तो मौत का सामान ही है। और कुछ दिन पहले जैसे उन्होंने जिक्र किया कि दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया था सार्वजनिक चीजों पर या बच्चों को, नाबालिग को ना बेचने पर। हम देखते हैं सब कुछ हो रहा है खोखो में, या जो आम दुकानें हैं पान की, या उस पर, या परचूनों की दुकानें, उन पे भी टंगी हुई हैं। और वो कौन वहां देखने वाला है कि बच्चे को दे रहे हो कि आप बालिग को दे रहे हो या किसको दे रहे हो? ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। तो ऐसे में उनकी जो बात है, जो उनका दर्द है कि फिर राजधानी में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर हम पूरे देश के स्तर पर क्या सोचें? देखिए, इसमें दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं जो पहले प्रश्न थे मैं उनके साथ भी मैं जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। पहली चीज तो ये कि जो हमारी अल्कोहल पॉलिसी है वो बनी ही नहीं अभी। तो अल्कोहल पॉलिसी केवल कैसे आबकारी, मतलब उसको कैसे बेचा जाए इसकी तो पॉलिसी है, मगर कैसे प्रिवेंट किया जाए उसकी पॉलिसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास अभी पेंडिंग है। दूसरी जो है ड्रग पॉलिसी, वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पास है। वो भी अभी पिछले 3 साल से वेट कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कि शायद नई गवर्नमेंट आई तो शायद उसके अंदर वहां से वो हो जाएगा, मगर नहीं हुआ अभी। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि हमारा ये सेंट्रल लेवल पे तो बन गई पॉलिसी, बहुत अच्छी है, सुंदर है, मगर जो ये स्टेट सब्जेक्ट है, जो शराब है वो आपका आबकारी स्टेट सब्जेक्ट है। और हर स्टेट का एक अलग अपना नजरिया है, उसका अपनी सोच है कि मुझे इसको, अब देखिए गुजरात अगर चल रहा है, गुजरात प्रोहिबिशन के बावजूद भी डेवलपमेंट कर रहा है, और स्टेट क्यों नहीं? पहली चीज तो ये। उसने एक गुजरात का एक मेरा अपना जो रहा उसमें मैंने देखा था, वो परमिट उन्होंने सिस्टम एक, अगर एनआरआई है या रेगुलराइज कर रखा है, उन्होंने परमिट का रेगुलराइज, तो उसके लिए दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा जो आपने अभी राजेश जी ने जो प्रश्न करा था, इसमें समाज को कहीं ना कहीं एक्टिव होकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं वो है महिलाएं। जब हम कम्युनिटी में जाके काम करते हैं तो महिलाएं जब अपनी उनका जो रोना देखा जाता है तो वो सबसे बड़ी ताकत है, और जो बच्चे हैं। और एक और जो इससे जुड़ी हुई सवाल आता है कि जब तक वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जहां भी आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट में, चाहे वो आंध्र की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, वहां पर महिलाएं सामने आई, और दूसरी बात ये, और उन्होंने उसके लिए काम भी किया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको मैं, हमारे कानून में है कि अगर कोई पंचायत ये डिसाइड करे कि हमारे यहां पर कोई भी शराब नहीं बेचेगा, तो वो वहां सर डिसीजन फॉलो होगा, यानी कि 2 साल तक वो बंद हो सकती है। चलिए, अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विवेक महाराष्ट्र से। विवेक, पूछे अपना सवाल। हेलो सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ। हाँ, पूछिए विवेक अपना सवाल। हाँ, सरकार कभी ऐसी पॉलिसी बनाती है नशा मुक्त रहना चाहिए। जी हाँ जी, पूछे अपना सवाल। हाँ, ऐसे सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है कि नशा मुक्त रहना चाहिए, तभी बेचती क्यों है सरकार? है लाइसेंस बेचती क्यों है? कभी अपने घर को अपने को बचाना है तो लाइसेंस पिताजी कभी लाते हैं नशा, तो हम बोलते हैं कि मत लाइए सर, बराबर है कि पिताजी को बोलते, तो ऐसा बोलना चाहिए ना। चलिए, एक बड़ा ही अच्छा सवाल है कि जब आपको वो चीज़ आप बता रहे हैं खतरनाक है तो उसे बेचना ही क्यों, लेकिन इसके साथ अर्थ भी जुड़ा है और तमाम तरह का इसका अपना एक परिभाषा हो सकती है। मैं इस पे अपने विशेषज्ञों के पास इस बिंदु को लेकर आऊंगा, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पॉइंट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं नशे की रोकथाम और कानून पर। प्रदीप जी,
जो एक कॉलर हमारे दिल्ली से आए थे उनका और महाराष्ट्र से एक हमारे कॉलर थे उनका, मैं दोनों सवाल क्लब करके आपके पास जाना चाहूँगा। जैसे वो पूछ रहे थे कि उनके क्षेत्र में उन्हें पता है कि एक अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, उसको लेकर वो एक संघर्ष कर रहे हैं। अमोद जी ने बताया कि पुलिस के पास जाके क्या क्या एक तरीका हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं। कानूनी नजरिए से और आदमी क्या कुछ कर सकता है अगर ऐसा होता है? या फिर हम देखें जैसे कॉलर का फोन आया था कि हम देखते हैं कि हर जगह खुलेआम बिक रहा है, गुटखा हो, तंबाकू हो, या वो बालिग को बेचना, नाबालिग को बेचना है, कोई नहीं देख रहा, उसका रैपर पड़ा हुआ है, कहीं भी आप फेंकते हैं। वैसे देश में स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है। उसके बाद जो है एक दर्शक का फोन था, भाई जब आपको लगता है ये सब इतनी हानिकारक हैं तो बंद कीजिए। तो क्या कानून क्या कर सकता है और किस तरह से एक आम आदमी अपने आप को सशक्त बना सकता है अगर वो लड़ाई लड़ना चाहे इसके खिलाफ? कानून में इन सारे चीजों को रोकथाम के प्रावधान है। केवल एक ही कारण है जो इसको रोकता है, वो है भ्रष्टाचार। आप देखिए, हम भगवान दास रोड पे रहते हैं। भगवान दास रोड के पीछे सांगली मेस के आसपास वहां एक झुग्गियां है। आप रात को 1 बजे के बाद चले जाइए, हर तरह की गाड़ियां मिलेंगी और वो लोग ड्रग्स को बेचते मिलेंगे जिनको पहले एडिक्ट बनाया गया है। ये मैं कितनी बार मैंने पीछे की रास्ते से आने की कोशिश किया कभी घर की तरफ, तो मुझे लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने पूछा कौतूहल बस कि ये झुग्गी का इलाका है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या कर रही हैं? तो किसी ने बताया साहब यहाँ ड्रग्स बिकता है। मैं आपको केवल ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो, जैसे आप शराब की दुकान की बात आप कर रहे हैं, अवैध शराब की बात कर रहे हैं, इन सब चीजों से देखिए, दिल्ली केवल दुनिया नहीं है, दिल्ली के बाहर दुनिया है। जहां पे आप लोकल जगह पे जाएं तो कहीं पे 5,000 10,000 की रकम भी बड़ी होती है, और वहां पर 5-10 हजार रुपए के लिए चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे प्रदीप जी, मैं वही तो जानना चाह रहा था। मैं दिल्ली से बाहर निकलता हूं, दिल्ली में भी जिस क्षेत्र से वो फोन आया था वो उस दिल्ली का मैंने बताया मैं जानता हूं, और वहां पे समाज का जो तबका रहता है वो इस चीजों की और भी जो है लत में आ सकता है। हम बाहर भी देखते हैं, हम आए दिन देख रहे हैं, पत्रकार को जलाने की बात हो, या फिर अब तो कलेक्टर भी तेल के मामले में हमने देखा उनको भी जिंदा जलाया जाता, उनके बारे में बड़ी सम्मानजनक शब्द का इस्तेमाल होता है समाज में, उनको सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन वही असहाय नजर आते हैं। ऐसे में लड़ाई लड़े कैसे व्यक्ति के? लड़ाई लड़ने का तरीका देखिए, अंत में फिर आपको वही न्यायालय की शरण। गुटखे को कैसे बंद किया आपने? सिगरेट को अगर बंद करना है तो कहां जाए? आप एक ही तरीका है। अंत में फिर लगता है कि भाई यहाँ पे प्रशासन का जो तरीका है या जो अपनी चलिए मैं आता हूँ आपके पास, उसकी बिल खत्म हो गई है। हमारे साथ एचडी जोशी साहब मध्य प्रदेश से जुड़ा है। जोशी जी पूछे अपना सवाल। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, अगर वाकई में देश को सुखी देखना चाहते हो, खुशहाल देखना चाहते हो, लोगों को तो अपने ठिकाने आपने जरूर, ठीक है, इन लोगों को तो हरामी लोगों को फांसी दे दो, ये बचाओ, ऑल ओवर इंडिया बंद करो, दूसरा टैंक ढूंढ दो, कहता है ये शराब नशाबंदी बंद करो एकदम। ठीक, आपको लगता है कंठ साहब ये संभव हो पाएगा? शराब, जो एक वर्ग तो कहता है कि शराब को बंद कर दीजिए, उससे परिवार बर्बाद होते हैं, और होते भी हैं। हमने देखा है शराब के नशे में या देसी शराब या किसी तरह के शराब के सेवन में हमने मौतें भी देखी हैं। लेकिन हमने वो भी देखा, जैसे हरियाणा का भी उदाहरण दे रहे थे, हरियाणा में बंसीलाल जी ने पार्टी एक बनाई और शराबबंदी के ही नारे के साथ आए, सत्ता भी हासिल की उन्होंने, और उसके बाद क्या हुआ वो भी देखा। उसके बाद मुझे लगता है पूरे गुजरात को छोड़ दिया बात के स्वरूप, तो किसी राज्य ने इतनी हिम्मत तो नहीं दिखाई। देखिए, कहीं कहीं लोगों का जो अपना कैरेक्टर होता है, किसी कम्युनिटी का, किसी समाज का अपना एक चरित्र होता है, एक नज़रिया होता है। अगर गुजरात में मान लीजिए कि नशाबंदी है, गुजरात में गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया है, तो आप समझें, इस बात को महसूस करें कि गुजरात का ऐसा नहीं कि वहां भी 100% है, वहां भी वायलेशंस होते हैं, लेकिन तभी भी लोगों में एक परसेंटेज के मुकाबले संतोषजनक है। गुजराती इसका मानना पड़ेगा, उनका एक खास ढंग का कैरेक्टर है, एक तरीका है, ज्यादा डिसिप्लिन है, बहुत सारी बातें। मैं नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन कहीं कहीं पे अब जो जहां तक नशे की बात है, देखिए उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप क्या नशे को पूरी तरह बंद कर सकते हैं? पहली चीज है साहब, बेस पे जैसे आपने राज्यों के चरित्र या समाज के चरित्र पे आपने बात की, बिहार भी एक ऐसा ही राज्य है जहां पे शराब उतनी प्रचलित कभी भी सेवन में नहीं रहा। तंबाकू को आज भी लोग नशा नहीं मानते, वहां पे सामाजिक स्वीकृति है। भांग को लेकर भी यदा कदा ऐसी ही स्थिति है। तो इससे कोई बड़ा आपदा हो गया वो इस तरह का नहीं है, वहां लोग उसे सामाजिक एक स्वीकृति के तौर पर लेते हैं। लेकिन वहां पे भी अगर आप देखें, जो लाइन होटल एक वहां पे बड़ा प्रचलित रहता था, वहां भी वो शराब का अड्डे बन चुके हैं, वो एक बार, मिनी बार का एक स्वरूप ले चुका है। और ऐसे तमाम हम राज्यों में, हिंदी पट्टी में खासतौर से हम देखते हैं इस तरह का प्रचलन आ गया। और ये सब कुछ हो रहा है, इसी दौर में हो रहा है जब हम तरक्की या आईटी की बात करते हैं। नहीं, कुछ हद तक या काफी हद तक ये संभव है कि आप नशे को रोक सके। एक तो पहली चीज जो सुनील ने बताया इसके बारे में कि एक पॉलिसी की जरूरत इसलिए है कि अल्कोहल पे पॉलिसी नहीं है, ये बहुत सही बात आपने बताया। और अगर अल्कोहल पे, शराब पे पॉलिसी, चूंकि शराब एक बहुत बड़ा परसेंटेज है नशा का जो आप देख रहे हैं,
जो फिगर 7 साढ़े 7 करोड़ के बीच में 6 करोड़ आदमी शराब की वजह से नशा के अंदर आ जाते हैं, तो जाहिर है कि ये एक पॉलिसी की जरूरत तो वहाँ है ही। रही बात और तमाम ड्रग्स की, आपको बहुत सिस्टमेटिकली एक के बाद एक देखना पड़ेगा कि कौन से नशा से किस ढंग की परेशानी कहाँ पे है। और यही कारण है कि जो एक नेशनल पॉलिसी के बाद स्टेट लेवल पे एक्साइज की बात आप कर रहे हैं, समन्वय हो पाएगा? आप नहीं, बहुत बहुत कठिन समन्वय हो पाएगा। जहां हम देखते हैं हर मसला यहाँ केंद्र राज्य के बीच में रस्साकशी में फंस जाता है। सोमरस का देश है ना ये। अभी आप न भूलें कि सोमरस का देश है ये, जहां की आदिकाल से लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं और करते रहे, खुलेआम करते रहे लोग। एक सामाजिक स्वीकृति की बात आप कर रहे थे। कोई भी कानून कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति से थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी कानून कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकृति के आधार पर ही चलता है, ये तो पहली बात है। इसलिए अगर आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि पुलिस के लिए, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए और समाज के लिए, जो समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है, अगर ये विकृतियां आ रही हैं, जैसे आपको बताएं, आपको शायद पता नहीं होगा कि दिल्ली के स्कूल्स में बच्चे खास ढंग के अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और ये मेरे नज़र में बहुत सारे केसेस ऐसा है, मैं जानता हूं उनको। तो सवाल ये है कि इसको तो रोका जा सकता है ना, परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। तो जो रोका जा सकता है उसको आइडेंटिफाई करके हम कैसे रोकें, चूक रह जाती है उसको चूक जाते हैं कि शायद वो विल नहीं होता है लोगों में, एडमिनिस्ट्रेटिव विल, पॉलिटिकल विल, इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, इंस्टीट्यूशंस में। अगर इंस्टीट्यूशन में, संस्थाओं में, मान लीजिए कि अगर आप स्कूल्स की बात हम ले लें, कि अगर पूरी तरह से फैसला हो जाए कि स्कूल या स्कूल के आसपास, प्रदीप ने बताया स्कूल की बात आप कर रहे थे, कि जैसे एक प्रोहिबिशन है कि स्कूल के 1 किलोमीटर के अंदर या फलान 1 किलोमीटर नहीं है, वो कुछ और डिस्टेंस कम है उसका, अभी बढ़ाया है 500 मीटर या कुछ ऐसा है कि उसके आसपास आप कोई इस ढंग की दुकान नहीं खोल सकते। अगर इस ढंग की चीज़ों को इन्फोर्स किया जाए तो काफी हद तक चेक किया जा सकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं। मैं कंठ साहब से आगे बात जारी रखूंगा कि तो इन्फोर्स करने में कहां दिक्कत आती है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, राहुल फरीदाबाद से। राहुल, पूछे अपना सवाल। सर, हम लोग आपके साथ 4 विद्वान बैठे हैं जी, जो बात करने लग रहे हैं कि शराब हुई, ड्रिंक हुई, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेने से आदमी की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है जी, ठीक है, और समाज में नुकसान करे, इकोनॉमिकल और सामाजिकल, ठीक है। और ये बहुत बड़ा विषय है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप, कुछ शराब ऐसी आ रही है, न्यूज देखने को मिली जिसके अंदर लोग पीते उसी समय मर गए जी, उसकी क्वालिटी भी नहीं यहाँ पे बात होने लग रही है, और आप बात करें उसको हटाने की, वो तो बहुत बात की बात है। जो चीज हम ले रहे हैं उसी में कुछ नहीं है जी। तो इसके ऊपर मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चलिए सुनील जी। देखिए, जहाँ तक आपका जो इसका, ये बात तो सही है कि हम प्रोहिबिशन की बात नहीं कर रहे हैं, रेगुलराइज तो करें जो कानून है हम इसको, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मजबूर नजर आती है। इन कॉलर की सवाल को समझ पाया हूं। इनका कहने का मतलब है कि हम बंद करने की बात कर रहे हैं। अब जैसा कि अमित कंठ साहब है, प्रदीप जी कह रहे हैं भाई अब ये बंद तो आप तब करेंगे जब इसे सही तरीके से रोके या समाज में इसको लेके बहस छिड़वाएं। अब वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो शराब चल रही है लीगली उसे ठीक है, पहले वो जो अवैध चल रही है उसकी क्वालिटी ये सब तो चेक करो, जो लोग मर रहे हैं। पे कुछ अभी मुंबई में शायद उसमें एक चीज आप समझें कि हुज ट्रेजेडी तब होती है अधिकतर 9 आउट ऑफ 10 केसेस, क्योंकि मुझे बहुत मौका मिला ऐसी ट्रेजेडीज को इन्वेस्टिगेट करने का एज पुलिस ऑफिसर के तौर पे भी, जहां पे जनरली जो ड्राई डेज हैं या प्रोहिबिटेड पीरियड होता है उसके अंदर होता है ज्यादातर। चूंकि अब यही सरकार फिर ये कहती है कि अरे भाई आप जो है प्रोहिबिट करते हैं, जो दिक्कत है, हम सप्लाई करें तो कम से कम सही शराब तो आपको दे रहे हैं, ये लॉजिक दिया जाता है। और लॉजिक तो क्या, इसको मैं एक बात ये कहूंगा कि पहली बात तो ये जो सरकार की कहीं ना कहीं मजबूरी नजर आती है। मजबूरी किस चीज में, जो ट्रीटीज हुई है, इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, उसके अंदर अल्कोहल को एग्जेम्प्ट करा जाता है, यानी कि वो एक गिफ्ट के रूप में साथ में जाएगी, यानी कि मैंडेटरी है वो। तो पहली चीज तो कहीं ना कहीं मजबूरी है सरकार की। दूसरा ये कि जो अल्कोहल जो बेच रहे हैं अमेरिका में और यूरोप में, अल्कोहल की डिमांड कम हुई है पिछले 10 सालों में। उसके कारण आज वो हमारे, क्योंकि हमारा यंगिस्तान है, हमारा हिंदुस्तान जो है वो यंग लोगों का है, तो वो एक मार्केट देखते हैं। और हमारा सारा का सारा जो खेल है वो मार्केट ड्रिवन है, यानी कि जो आप और हम जो बात कर रहे हैं आज, जो परिवार जो बात करता है वो परिवार डिसाइड नहीं करता, टीवी डिसाइड करता है, एड डिसाइड करता है कि आपको क्या लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। मैं इस विषय में आऊंगा। अभी दीप कुमार हैदराबाद तेलंगाना से जुड़े हैं, पूछे सर अपना सवाल।
दीप कुमार, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद डिस्कनेक्ट हो गया। मैं वात्स्यन साहब, इसमें मैं जो कह रहा था, जैसे आपने ऐड का जिक्र किया कि किस तरह से जो है जागरूकता को लेकर लाया जाए। एक पिछले दिनों जो है बात चली कि भाई टेलीविजन पे या फिल्मों में जो सेलिब्रिटी है, हीरो है, जिसको हमारे देश में सिनेमा और क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसी को लोग अनुसरण करते हैं, उनके किरदारों को देख के उस पर सिगरेट पीते हुए या शराब पीते हुए हम दिखाते हैं हीरो को, तो उससे गलत धारणा जाती है, तो इसलिए वो नाम जाना चाहिए। उसको लेकर विवाद भी हुआ कि अब कहीं ना कहीं उस माध्यम में हस्तक्षेप कर रहे हैं और तमाम तरह की चीजें। क्या आपको लगता है इन सब चीजों से फर्क पड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं एक जो वर्ग है वो उसका स्टेटस सिंबल होता है, वो कहता है मैं 2 पैक लेता हूं बस, ये तो स्टेटस सिंबल है उसका। दूसरे के लिए वो एक धारणा उसे बना दिया गम भुलाने की या मेरी गरीबी है, जैसे कि एक मनोरंजन का उनके पास और ज्यादा साधन कोई है नहीं। वो क्लब में बैठकर सामने स्विमिंग पूल के सामने वो 1 पैक लगाकर पॉलिटिकल बातें करते हुए तो घर जाता नहीं, उसके लिए तो वही एक ठिकाना, पता नहीं कहाँ वो बैठा है, क्या वो खा रहा है, कौन सी शराब वो पी गया, और उसके बाद जाके उसने घर पे परेशान करना है। ये 2 मेंटेलिटी के साथ ही तो जागरूकता चलेगी। देखिए, कहीं ना कहीं समाज में कुछ ना कुछ तो घटित हो रहा है, जिसके कारण समाज में जो अंदर डिप्रेशन है या जो परेशानी है एंग्जाइटी के रूप में, वो बेचैनी बढ़ रही है। चाहे वो इनइक्वलिटी की बात हो, असामान्यता कहीं ना कहीं आ रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं आदमी शराब को एक दवाई के रूप में लेता है, क्योंकि ये मान के चले धारणाएं बना ली है लोग, धारणाएं बना ली है कि अगर मैं नशा लूंगा। आप देखिए कि जो व्यक्ति 20% जो यंग लोग हैं, उनका जो सर्वे हुआ यूनाइटेड नेशन का, उसमें पाया गया कि 20% लोग एंग्जाइटी के शिकार हैं। वो लोग शराब पीना बेहतर समझते हैं बनस्पत काउंसलर के पास, क्योंकि काउंसलर के पास जाने का मतलब है उनको लगता है कि हम कहीं पागल तो नहीं है। साहब, मैं आऊंगा आपके पास। ऐसा भी एक वर्ग है जो फिल्म अभिनेताओं को सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए देखता है या मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए देखता है, तो हम देखते हैं बाइकर्स का एक आतंक अपना ही रहता है, सिगरेट और नशे का अपना रहता है, तो वो भी काफी प्रभाव छोड़ता है। उस विषय भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं निखिल मौर्य महाराष्ट्र से। निखिल, पूछे अपना सवाल। हेलो निखिल, पहले तो अपना टेलीविजन का वॉल्यूम आप कम कर दें और अपनी सवाल को रखें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मेरा सवाल ये है सर। हाँ, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये जो धूम्रपान पर और गुटखा के पैकेट पर जो कैंसर, अपने गुटखा से कैंसर होता है, धूम्रपान कैंसर होता है, इस पर पूरी तरह से बंदी नहीं आ सकती, ये सब बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत हानि हो रही है। ये विज्ञापन की बात कर रहे हैं प्रदीप जी। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो एक असमानता की बात हो रही है कि समाज में जो 2 वर्ग है, एक सलीके से उसे इस्तेमाल करता होगा, वो इस्तेमाल तो क्या है चीज तो खराब ही, लेकिन उसे एक स्टेटस सिंबल है। एक वो है जो उसे देखता है और उसे फॉलो करता है, उसे लगता है कि ये जो है हम इसे करेंगे तो हम भी जैसे बनेंगे, हम उस तरह से कुछ हो सकते हैं। और उसके बाद तो क्या आपको लगता है कि कानून जब हम बनाते हैं या जो पॉलिसी हम बनाने की बात करते हैं, तो हमें उसी तरह से उसे गढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे देश में अभी 2 इंडिया और भारत की जो एक बात कही जाती है, वो इस मामले में भी देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए, भारत के बारे में तो कहा ही जाता है कि ऐसा देश है जहां पे 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी सब साथ साथ चलते हैं। आप उसी रोड पे मर्सिडीज भी मिलेगी, वहीं आपको बैलगाड़ी भी मिलेगी, वहीं पे तांगा भी मिलेगा। तो ये देश की विचित्रता है और यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलती है, खूबसूरती भी है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं जो कि सरकार के लिए, रेवेन्यू के लिए जरूरी भी सरकार मानती है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा उनका, अगर सरकारों का ये विचार है और ये भी है, क्योंकि हर जगह गुजरात जैसा व्यापार का माहौल नहीं है। हर राज्यों को अभी तरक्की करनी है, उनको आगे आना है, उनको और तरह के काम धंधे डेवलप करने हैं। सामाजिक जिम्मेवारी भी तो है। अगर वही मैं कह रहा हूं कि सामाजिक जिम्मेवारी के क्रम में समाज को क्या भूल जाते हैं, संविधान के मूल अवधारणा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बिल्कुल इसका जिक्र है और ये उनको करना चाहिए। शराबबंदी तो गांधी जी ने शुरू किया था, शराबबंदी ना करें, लेकिन इस और एक कदम तो उठाएं कि नहीं, उनके कदम उठाने का तरीका यही है कि जो आपके ब्रांड्स हैं, जो लोग एफर्ट कर सकते हैं और जो लोग इसके प्रति जागरूक हैं, उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए और उस धन को आप ऐसे वर्गों पे लगाइए जिन पे ये जागरूकता जरूरी है, जिनके अंदर आपको समाज के अंदर जाके उनको बताना जरूरी है कि देखिए ये करने से आपका नुकसान हो रहा है, आप ये मत करिए। और जो रेवेन्यू है, केंद्र सरकार को भी इनकम टैक्स की तरह एक्साइज की जो इनकम है उसको राज्यों के साथ शेयर करना चाहिए। राज्य अपना अलग जो लगाते हैं वो लगाते रहें, इसके अलावा केंद्र को भी शेयर करना चाहिए, तब जाकर के ये सच तरीके से वास्तविक रूप से जीएसटी का दौर आने वाला है और
देखिए वो किस तरह से संसद में अभी उसको पास होना है, लेकिन उस दौर में जिस तरह से टैक्स की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ होगा। और ये हमारा तो अपना मानना है कि कानून सही तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो, चाहे वो केंद्र या राज्य स्तर के वो समन्वय हो, ताकि समस्या का निपटारा हो। अभी समय बाद ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कार्यक्रम के आखिरी चरण में बात करेंगे कि किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए और वास्तविकता के हिसाब से इसे निपटा जाए। ब्रेक के बाद कार्यक्रम के आखिरी चरण में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नशे की लत, उससे जो हानि होती है और उसकी रोकथाम को लेकर हमारे देश में किस तरह के कानून मौजूद हैं। आमोद कंठ साहब, हमने कानून की चर्चा की, किस तरह की समस्या है उसकी बात की, कार्यक्रम का आखिरी चरण है तो कुछ सकारात्मक तरीके से हम आगे बढ़े। किस तरह से इस समस्या को निपटा जा सकता है? आप पुलिस में भी रहे, बाद में आप गैर सरकारी संस्था भी आप चला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से मिलते जुलते हैं। किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए? आरोप प्रत्यारोप या केंद्र राज्य का इशू अलग है, ये रहेगा, लोकतंत्र है तो ये सब रहना ही है, लेकिन हमें इसी व्यवस्था में किस तरह से इस समस्या से निपटना होगा? देखिए, अंत में तमाम बातों को लेकर के एक बहिष्कार, और एक बहुत तगड़ा बहिष्कार मैं समझता हूँ कि एक बहुत आवश्यक है, जिसकी चर्चा अभी हो भी रही थी। जैसे किसका बहिष्कार हो सर? नहीं, जैसे साउथ में आपने कहा ना कि भाई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या महिलाएं हैं, इन लोगों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन किसी खास इलाके में, खास जगहों पे ये अलाउ नहीं करेंगी किसी हालत में, और उन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया। बहिष्कार का फर्क भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। तो अगर हम सोच लें या समझ लें, जैसे मान लीजिए कि अभी की सरकार ने या मोदी जी ने इस विषय को एक इम्पोर्टेंट, मन की बात के थ्रू उन्होंने व्यापक तरीके से इस पर चर्चा दी। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी पहल है और उन्होंने इसकी चर्चा की, और चर्चा की तो उनके एजेंडा में ये एक पॉइंट है। सरकार के एजेंडा में नशा बंद करना या नशे को रोकना एक एजेंडा में है। अगर ये एजेंडा है तो राष्ट्रीय कार्यक्रम भी हो सकता है, जैसे योग पे किया आपने। अगर योग आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम हो सकता है तो नशाबंदी भी आपकी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो सकती है। और अगर आपके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो उसमें सारे लोग शामिल होते हैं। देखिए, अगर किसी समस्या को आप मान के चलते हैं कि बहुत विकट, विकराल और भयंकर समस्या है, तो उस रोकने की कोशिश में हर आदमी शामिल होगा। सरकार आएगी, पुलिस आएगी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे और लोग तमाम सभी आएंगे। अभी एक कॉलर, हम गुजरात की बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मल्हार अहमदाबाद से हैं, गुजरात। मल्हार जी, पूछे अपना सवाल। जहाँ साहब नमस्कार, मेरा ये सवाल है, गुजरात में भी सर दारू बंदी है। गुजरात में आप कहीं पे भी जाओ तो दारू, यहाँ पे देसी दारू या कोई भी दारू नहीं मिल सकती है। ईदगाह के पास अभी काफी ऐसी महिला थी जो दारू जो जहाँ पे बिक्री होती थी और उसके कारण उसके मर्द प्रभावित होते थे। वहाँ पे जाके महिला ने ये किया, वो पुलिस ने 4 घंटे 2 घंटे आके वहाँ पे रेड किया और सब लेके दारू लेके चले गए। अभी तकलीफ की वजह से कि जो भी फरियादी था उसको ही दोषित करा करके उसको पासे में डाल दिया सभी ने। पुलिस को मालूम होते ठीक है, फिर भी पुलिस अपने काम नहीं करती। ऐसे नरोड़ा में भी यहाँ पे है, भाटगाम में भी ऐसे है कि जहाँ पे देसी दारू यहाँ पे बहुत मात्रा में बनता है, लेकिन सर पुलिस ही काम नहीं करती। तब इसमें क्या संशोधन हो सकता है या इसमें क्या मदद कर सकते हैं ये सब पैनल वाले? बहुत बड़े सवाल उठाया आपने। सुनील वात्स्यायन साहब, जो बात है, जैसे अभी आमोद कंठ साहब भी कह रहे हैं, और यहाँ अभी हमारे जो आखिरी कॉलर थे उन्होंने भी कहा, बंदी है, उसके बावजूद भी समाज जो है आगे बढ़ता है। जैसे उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया, उन्होंने किसी खास क्षेत्र में इस तरह की चीज देखी और छापा पड़वाया और एक असर दिखाई दिया। अगर हम देखें, अगर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, इस विषय को व्यापक तरीके से छूने की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरह से युवाओं को एड्रेस किया, तो लगता है कि वो अपनी गंभीरता इस विषय पर दर्शा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहता है तो उसका असर होता भी है। और जिस तरह से आमोद कंठ साहब ने कहा कि योग को जिस तरह से एक राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय विषय पहले भी पॉपुलर रहा है, लेकिन जिस तरह से एक व्यापकता उन्होंने दी है, अब अगर सरकार इस तरफ से सोच रही है तो जो समाज के ऐसे लोग जो इस तरफ कार्य कर रहे हैं, चाहे पुनर्वास पे आप लोग कर रहे हैं या और लोग भी कर रहे हैं, या नशा को रोकने की बात करते हैं, वो किस तरह से सरकार को, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य के स्तर पर हो, मैं राज्यों की भी बात करूंगा, राजनीति अलग अगर छोड़ दें, किस तरह से सहयोग करें या दबाव बनाएं कि आप इस तरह से निपटे, ये सलाह दें? देखिए, इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो है हमारी कि जो पॉलिसी बन रही है, एक तो उसके ऊपर वो केवल सेंट्रल लेवल पे बन रही है, स्टेट लेवल की नहीं बन रही। तो जब तक वहां की जो आम पब्लिक है, जैसे मैं कहूंगा कि सेंट्रल के लेवल पे बनती है, ठीक है, केंद्र सरकार जो है दिल्ली में, मगर उसका मान्यता जो है वो वहां लखनऊ, पटना, अहमदाबाद की बात हो, ये चाहे भोपाल की बात हो, या फिर हम हैदराबाद की बात कर रहे हो, बेंगलुरु की बात करें, तो ऐसे शहरों में भी, भुवनेश्वर, कटक तक पहुंचे बात, कैसे वहां के लोग भी अपनी बातों को अपने राज्य सरकार पर जो है दबाव बनाएं, उन्हें या उन्हें इस चीजों को मनवाने के लिए कोशिश करें। हमने देखा है विगत दिनों में, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब कुछ नकारात्मक हो, राज्य सरकारों ने जन दबाव में कई अच्छे फैसले लिए हैं। बिल्कुल, वो जन दबाव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम एक चाइल्ड राइट्स में एक राइट आता है कि हर बच्चे को
नशा मुक्त परिवार मिले। क्योंकि आप अगर देखें जो बच्चे आपके पास प्रयास में आते हैं वो सब बिहार से या और भी जितने भी राज्य हैं वहां से, जब वहां से आते हैं तो वहां पर अल्कोहल की समस्या है, घर में मारपिटाई होती है, तो वहां पर बच्चा भाग के जाता है और दिल्ली की तरफ भागता है या मुंबई की तरफ भागता है, शहर की तरफ भागता है। वहां एक बहुत बड़ा रुकाव आएगा अगर स्टेट लेवल पे ये काम होगा। दूसरा ये कि बच्चे को अधिकार है, यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि आप शराब बेचो नहीं बेचो, हम ये कह रहे हैं कि बच्चे को अधिकार है कि उसको नशा मुक्त परिवार मिले। आपने शराब से तो रोक दिया उसको कि वो खरीद नहीं सकता, मगर घर में अगर कोई शराब पी रहा है पिता, तो वो तो उसके बेडरूम में ही शराब अवेलेबल है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों का इलाज किया है, जो बच्चे घर में पिता का नशा लेकर के लड़कियां स्कूलों में उन्होंने वहीं से शुरू कर दी। इसका मतलब समस्या थी, समस्या का हल उन्होंने केवल इसमें ढूंढा, घर से ही जुड़ी हुई है। प्रदीप जी, किस तरह से राज्य सरकारों पे जो लोग काम करना चाहते हैं, जिस तरह से सवाल आ रहे हैं हमारे पास, तकरीबन देश के हर एक कोने से आए हैं सवाल, और बड़ी लोग जागरूकता के साथ या बड़े कड़े शब्दों के साथ इसका कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो दबाव बनाए अपने राज्यों पे या राज्य सरकार में भागीदार बने कि जिस तरह से बता रहे हैं कि दिक्कत की राज्य सरकारों के लेवल पे दिक्कत आ रही है तो वहीं से कुछ कदम उठे। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर राज्यों को चलना होगा, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में शराब से संबंधित कोई बात मैंने तो नहीं देखा आज तक। तो कैसे आए? और ये आने का तरीका एक ही है कि जनता जब तक जागरूक नहीं हो और इसको सवाल के तौर पे नहीं उठाए, इसको मुद्दा नहीं बनाए। अभी देखिए, उनको लगता ही नहीं कि कोई मुद्दा है। जब आपको लगेगा नहीं कि मुद्दा है तो, और यहाँ पे प्रजातांत्रिक तरीके से ही सरकारें चलती हैं, आप ही वोट देते हो, आप ही सरकार बनाते हो, और आपकी चुनी हुई सरकार आपकी जो चाहते हो, आपकी जो इच्छा है, आपके कल्याण के लिए, सब कुछ हमारे हाथ से हो रहा है, सब कुछ हमारे हाथ से हो रहा है। एजेंडा हम तय नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं तय कर पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए मुद्दा नहीं है। आप अपने परिवार में नहीं रोक सकते, आप अपने पड़ोसी को रोक नहीं सकते, तो फिर इतना रोना क्यों रो रहे हैं? देखिए, हर आदमी रोना लगे तो फिर तो काम हो ही जाएगा आपका। कहाँ वो हर आदमी इसे उसी तरह से ले रहा है जैसे बेडरूम में बैठ के। यही है कि आप अगर देखें कि इसको मुद्दा के तौर पे शराब को या नशे को रोकना, नशे की बात हम करें, नशे को मैं सर आता हूं आपके पास, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीके मल्होत्रा है गुड़गांव हरियाणा से। मल्होत्रा साहब पूछे अपना सवाल। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था सर, यूपी में भी तो धड़ाधड़ शराब बिक रहा है। फिलहाल तो मैं यूपी का रहने ही वाला ही हूँ सर, पर गुड़गांव में जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है सर मेरा। तो सर आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और अपने सवाल को पूछते रहें। ओके सर। सर मैं ये कह रहा था, मैं डीके मल्होत्रा बोल रहा था हरियाणा से, गुड़गांव हरियाणा से। हाँ जी बोलिए सर। यूपी में भी तो धड़ाधड़ शराब बिक रहा है, गुटखा, ये कई साल से ये नशे की रोकथाम का चला जा रहा है, कानून कुछ भी नहीं करके दे रहा है जी। इसका भी तो कोई उपाय होगा। ये तो शायद है ये होता है कि अगर कोई ब्लैक में बिकता है, अगर बंद करा दिया जाए तो ब्लैक में भी बिकता है, कानून इसको करा रहा है फिर। लेकिन ब्लैक में लेते तो हम ही आप हैं। तो सर हम लेते हैं तो सर ब्लैक में तो फिर देना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। हम आमोदगंज साहब, जैसे सवाल तो वही घूम के आ जाता है, हम दोनों तरफ से अगर पकड़े पहलू को, तो एक ब्लैक में बेचने वाला है, एक ब्लैक में खरीदने वाला है, डिमांड है इसलिए सप्लाई है, जो एक अर्थशास्त्र का नियम है उसको रहता है। किस तरह से निपटारा हो? जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं जागरूकता लेवल की बात होगी, दबाव बनना चाहिए, दबाव हम बनाए पॉलिटिकल पार्टीज पे, अपने जो सरकारें हम राज्यों में हम चुनते हैं उनको ऊपर, जो हमारे यहाँ वोट मांग लेते हैं उन पे, लेकिन फिर भी मुद्दा तो बनता नहीं। अगर हम वही, मैं फिर एजेंडा की बात कह रहा हूँ, नेशनल एजेंडा, या अगर आप घूम के देखें, मतलब हम लोग इतने साल से इस विषय पे चर्चा भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने पुलिस ऑफिसर के तौर पे किया, सामाजिक संस्था के माध्यम से किया, लेकिन मैंने देखा या हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत कम मौके पे नशाबंदी एक समस्या के तौर पे उजागर की गई और लोगों ने इसको एक मुहिम के तौर पे सामने लिया। बहुत कम नहीं हुआ। अगर ये होता, अगर ये मुहिम कोई मुहिम करता है उस तौर पे करता है, जैसे आज बहुत सारे इश्यूज को लिया जा रहा है और हम देख रहे हैं, मेरा नजर आ रहा है कि लोग ले रहे हैं, लेकिन इसको किसी ने लिया नहीं आज तक, महिलाओं के अलावा। महिलाओं ने सिर्फ लिया है, क्योंकि उनको अपने परिवार से, जो उनका अपना परिवार है या उनके पति हैं जो शराब पी, मेरी समस्या से हमारी समस्या अगर बने तो कुछ निपटारा हो। कार्यक्रम के आखिरी कुछ मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं आप तीनों से एक छोटी छोटी टिप्पणी इस विषय के बारे में लेना चाहूंगा। प्रदीप राय जी, ये समस्या विकराल है, मगर अब हम किस तरह से निपट सकते हैं? छोटी सी टिप्पणी। देखिए, मेरा केवल ये कहना है कि आज आपके इस परिवार में नशा चल रहा है, कल आपके परिवार में हो सकता है,
और बाद में आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ हो सकता है। अगर आप इस भावना के साथ काम करें और इसको समन्वय रूप से सब लोग मिल करके रोकने की कोशिश करें, या कम से कम इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर लें, नियंत्रित भी कर लें आप, इसको बिल्कुल एक समझदारी के साथ लागू कराने की कोशिश कर लें, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। नशा रोकथाम के लिए मैं समझता हूँ कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, असामाजिक संस्थाओं, उनको इसको एक मुद्दा बनाना चाहिए। सर देखिए, जो जब तक नेशनल लेवल पर इसका एक नेशनल प्रोग्राम के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी के सारी इसमें मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, उन सबका इसमें एकजुट प्रयास नहीं होगा, तब तक ये सफल नहीं होगा। समन्वय की जरूरत, समन्वय की बहुत जरूरत। हम जब भी किसी नशे के लत के व्यक्ति को, जो शराब या शराबी होता है, वो पड़ा होता है, या फिर हम जिसे अफीम ची या चरसी कह के देखते हैं, रोड पे पड़ा होता है और हम देख के हिकारत की नजर से आगे बढ़ जाते हैं, हम सोचते हैं किसी और के घर की समस्या है। तो जैसा कि प्रदीप जी, यामो जी कह रहे हैं कि इसे हम दूसरे की समस्या ना समझे, या आज किसी और की समस्या है, कल हमारे घर तक भी पहुंच सकती है, तो इसे हम अपने समाज के एक बीमार एक मानसिकता के तौर पे समझे और इसे एक जन दबाव के तौर पर या एक मुद्दा ऐसा बनाए जो हमारे राजनीतिक दलों या प्रशासन के ऊपर एक दबाव बनाए, और उसके बाद जैसा कि वासयान साहब कह रहे हैं कि उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए जिसमें केंद्र और राज्य के रसाकशी ना हो, एक व्यापक तरीके से कोई एक ऐसी समस्या है जो हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत गंभीर तरीके से उभर कर आ रही है, उभर चुकी है, ऐसे में उससे निपटा जाए, तभी कुछ इसका असर हो सकता है। आप तीनों इस कार्यक्रम इसमें आए, चर्चा को जीवंत बनाया, साथ में हमारे जो दर्शक उनके फोन आए, उनकी जिज्ञासा को भी आपने उनके सवालों का के सकारात्मक उत्तर दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे कानूनी मसले के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दी जाए नमस्कार।